हाँ जी, ये क्लिप देख लिया आपने? कैसे कुर्सी आगे कर रहा है ट्रम्प। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट एक छोटे से नाजायज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का, कि जिसके हाथों पे लाखों लोगों का खून है, उसके लिए कुर्सी पेश कर रहा है। यहीं से अंदाजा कर लीजिए कि अमेरिका इस वक्त किसका गुलाम है। अमेरिका इन सहूनी यहूदियों का गुलाम बन चुका है। नेतन्याहू के लिए जिस तरह का अंदाज ट्रंप का दिखा है, मोदी के लिए उससे भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी को कौन भूल सकता है। वैसे भी ये तो आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी के लिए व्हाइट हाउस में बाइडेन के दौर में स्टेट गेस्ट के तौर पर इंतजाम किए गए थे, और ट्रंप के आते ही मोदी की अगवानी के लिए फिर व्हाइट हाउस तैयार हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को अमेरिका कितनी इज्जत देता है, ये बात सब जानते हैं। पाकिस्तानी खुद अपने ही नेताओं का मजाक बनाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से तो बस इतना ही एक दुआया इनका काम है कि अगर बिलावल भुट्टो का हैंडशेक हो जाता है, वो फोटो पाकिस्तान के सारे मीडिया बार बार दिखाएंगे कि जी देखिए हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने सदर ट्रंप से मिल लिया। इस तरह की फोटो आप भी थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा वक्त निकालें तो खिंचवा सकती है ट्रंप के साथ। पाकिस्तानियों की हैसियत के बारे में शहबाज अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए मोदी ट्रंप मीटिंग से पहले ही बातचीत के लिए रहे हैं और कश्मीर राग अलापा जा रहा है। लेकिन शहबाज मियां आज नहीं तो कल पीओके की घर वापसी तो होनी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान पर ट्रंप ने एक हंटर तो चला ही दिया है, क्योंकि अब अमेरिका से आतंकिस्तान की कमाई बंद हो चुकी है। आपको बता दूं कि दरअसल पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के फंड पर ट्रंप ने रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएस एड को बंद करने का आदेश दिया है। यूएस एड एक वैधानिक अमेरिकी संस्था है जो फंड देती थी। ये संस्था लश्कर के फलाह इंसानियत फाउंडेशन को यूएस से पैसा देती है, जबकि फलाह फाउंडेशन आतंकी गुट लश्कर का ही एक मुखौटा संगठन है, जिसके जरिए वो अमेरिका से पैसा लेता था। मुंबई हमले में शामिल यह आतंकी गुट फलाह फाउंडेशन लाहौर से ऑपरेट होता है, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही लश्कर के इस गुट को फंड देने वाली अमेरिकी संस्था पर ही ताला लगा दिया है और वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। अगली खबर, बांग्लादेश में हिंसा का राउंड 2 शुरू हो चुका है। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर पहले बुलडोजर चलाया, फिर ईंट दर ईंट ध्वस्त की, उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। और यह सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ऑनलाइन बांग्लादेश की जनता को संबोधित कर रही थी। इतिहास को सुपुर्दे खाक करने की जहालती मंशा की ये सबसे पुरजोर नुमाइश है। ये मुल्क में मातम का परचम लहराने की जिंदा तस्वीर है। जिसने बनाया उसे फना कर दो, जिसने बसाया उसे दफन कर दो। तो किया जा रहा है शेख मुजीबुर रहमान की निशानियों को जमींदोज। मार मार हथौड़ा कर कर चुप। ऊंची खड़ी इमारत पर बुलडोजर का विध्वंसक चुप। बेटी शेख हसीना को देश निकाला दे दिया गया। पिता शेख मुजीबुर रहमान की निशानियां मिट्टी में मिलाई जा रही हैं। बेटी की सत्ता छिनतई पार कर दिया गया। पिता के नामो निशान को खाक में मिलाया जा रहा है। कुछ कहने की दरकार कहाँ है, क्योंकि ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुल्क के मुस्तकबिल पर मोहम्मद यूनुस नाम के सत्ताधारी का निरंकुश शासन है। बांग्लादेश में नरसंहार का राउंड 2 जारी है। अब याद कीजिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की उस हथौड़े से तोड़ी जाती प्रतिमा की तस्वीर, और अब स्क्रीन पर देखिए उनके घर पर यूनुस के बुलडोजर चलने का वीडियो। इसे शेख हसीना ने संग्रहालय घोषित किया था, ताकि मुल्क उस वतन परस्त शख्स के यादों से एक मुलाकात कर सके। क्यों फैली है बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान से ऐसी नफरत? इसका जवाब स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है।
यूनुस तो कठपुतली है, मदारी है पाकिस्तान, जिसके शह पर गिराई जा रही है हर वो सांप्रदायिक सौहार्द की दीवार जो बांग्लादेश में फैला सके मजहबी उन्माद, खींच सके 1971 से भी बड़े नरसंहार की लंबी लकीर। शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित आवास में प्रदर्शनकारी तोड़ फोड़ करते हैं, एक एक ईंट पर नफरती हथौड़ा बरसाते हैं, और ये सब तब हो रहा होता है जब उनकी बेटी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ऑनलाइन लोगों को संबोधित कर रही थी। ढाका के धान मंडी इलाके में शेख मुजीबुर रहमान के घर के सामने हजारों लोग शाम से ही इकट्ठा हो गए थे, नारों का जोर लगाते। शुरू हो जाती है बंगबंधु की बचे हुए स्मारक संग्रहालय को फूंक ताप देने का सिलसिला, और फिर देर तक चलता है, तब तक जब तक इस समूल नाश का पाकिस्तान साहेब फरमान को उन्मादी भीड़ मलबे में तब्दील नहीं कर देती। देश हित की अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर दुश्मनों के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत को साल के अंत तक सबसे ताकतवर हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप मिल जाएगी। भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन इसी साल दिसंबर तक मिल जाएगा। 7 साल पहले रूस से हुए 35,000 करोड़ के करार के तहत भारत को S-400 के 5 स्क्वाड्रन मिलने वाले हैं, जिनमें से 3 स्क्वाड्रन तो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात भी किए जा चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन आने अभी बाकी हैं। इसी बीच भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी भी नौसेना में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार। जिनपिंग सेना में भारत की नई परमाणु पनडुब्बी का खौफ। भारतीय नौसेना में तीसरी परमाणु पनडुब्बी जल्द ही शामिल होगी। बताया जा रहा है कि भारत में बनी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन जल्द ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकती है। अरिदमन का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और समंदर के दुश्मनों का खात्मा करने वाली यह पनडुब्बी जल्द ही हिंद महासागर में तैनात हो सकती है। इससे पहले भारत ने INS अरिहंत और INS अरिघात को नौसेना में कमीशन कर लिया है, और तीसरी पनडुब्बी INS अरिदमन का पिछले 3 सालों से ट्रायल चल रहा है। INS अरिदमन के नौसेना में शामिल होते ही भारत के पास 3 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी, जिनका निर्माण भारत में ही हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने परमाणु पनडुब्बी बनाना तो दूर, उसका नाम तक नहीं सुना है। इससे पहले बताया गया था कि INS अरिघात में ज्यादा मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर भी ज्यादा ताकतवर है, और इसमें ज्यादा संख्या में लंबी दूरी की मिसाइलें रखी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया कि INS अरिदमन भी अरिघात जैसी ही है या उससे अलग। INS अरिहंत के बाद INS अरिघट और अब INS अरिधमन की भी गूंज हमें सुनाई दे रही है। ये तीसरी सबमरीन है जो हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रूप में